नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो आज इसका भाग 1 है, जिसमें मैं आपको 4-5 अधिनियम क्लियर कराऊंगा। तो देखो, संवैधानिक विकास में हम वो चीज़ें शामिल करते हैं जो अंग्रेज़ों के समय में हमारे यहाँ पर अधिनियम बने हैं, क्योंकि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत में कुछ था नहीं। कानून जो चला करते थे वो हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग, तो उसका संविधान से कोई ऐसा वास्ता नहीं है, तो इसीलिए उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। तो ये अंग्रेज़ों के समय से ही शुरू होती है ये चीज़। तो आगे बढ़ाता हूँ मैं टॉपिक को। देखो पहली चीज़ तो ये है कि अंग्रेज़ों का जो भारत पर कब्जा माना जाता है वो 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ है, वहाँ से शुरुआत मानी जाती है अंग्रेज़ों के शासन की। और जब शुरुआत में कंपनी भारत आई थी तो उसका उद्देश्य यहाँ व्यापार करने का था, पर धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में उसने इंटरफेयर शुरू किया और उसको जब यहाँ क्षेत्र मिलते चले गए, जो साम्राज्य उनका बना, तो उस पर शासन चलाने के लिए अब उनको कानूनों की भी ज़रूरत पड़ी। इधर जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो भी कंपनी पर अपना कुछ अधिकार चाहती थी। तो उसी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर कानून बनाए हैं और शुरुआत में हमारे संविधान का जो विकास है वो इन कानूनों से ही माना गया है। तो सबसे पहला ऐसा कानून 1773 1773, इसको रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम बोला गया है। अब वास्तव में ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। ये जो कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया और इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया है। अब हम इसमें वो ख़ास चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे खास पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहला है, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि 1757 के बाद बंगाल के लिए गवर्नर बनाया गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। वास्तव में विलियम हेजेज है, पर वो अस्थायी थे। तो जो क्वेश्चन आता है उसमें रॉबर्ट क्लाइव ही आता है ऑप्शन में। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। अब 1773 में जब ये कानून बना, तो इस समय ये वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था और इस कानून के हिसाब से पहला गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत खास क्वेश्चन है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में एक इसमें सबसे खास चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया और ये सुप्रीम कोर्ट खोला गया 1774 में। ठीक है, कौन से कानून के हिसाब से? रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। वास्तव में ये सुप्रीम कोर्ट कोई फेडरल सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना 1935 में हुई है। जो इस समय सुप्रीम कोर्ट था, ये सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट है और इसकी ज्यूरिडिक्शन विशेषकर कोलकाता तक ही सीमित थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774, ये सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट है और आधुनिक कोर्ट के हिसाब से ये भारत में पहली कोर्ट खुली है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पहला। इसके बाद में अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि पहला जज कौन है, पहला मुख्य न्यायाधीश भारत का। तो भारत का वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है खैर, पर ये नाम का सुप्रीम कोर्ट है। पर इसका जो चीफ जस्टिस है वो सर एलिजा एम्पे, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं, क्योंकि आधुनिक कोर्ट के हिसाब से पहली कोर्ट ये है 1774 की कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट। तो सर एलिजा एम्पे भारत के पहले जज। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है एग्जाम में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। वास्तव में इस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक बंगाल और एक मद्रास और एक बम्बई। अब इस कानून के हिसाब से क्या किया गया? इस कानून के हिसाब से बंगाल प्रेसिडेंसी को इन दोनों के ऊपर माना गया और इन दोनों का कंट्रोल इसी को दिया गया। ठीक है, इसी को दिया गया। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अंडर में माना गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के में। इसीलिए
ये माना जाता है कि यहाँ से अंग्रेजी शासन में किसकी शुरुआत हुई है, केंद्रीकरण की, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कौन से कानून से या कब हुई थी। तो केंद्रीकरण की शुरुआत ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये बंगाल प्रेसिडेंसी को ज़्यादा पावर दी गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत है। अब एक इसमें निदेशक मंडल बनाया गया, कंपनी का निदेशक मंडल था, और इस निदेशक मंडल में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 24। तो निदेशक मंडल की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है इसमें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें एक बड़ा खास क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया आपको कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव है, जो प्लासी के युद्ध के बाद में बने थे। वास्तव में विलियम हेजेज है, पर वो अस्थायी थे। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद में एक बड़ा खास क्वेश्चन है 1772 का, जो जिला कलेक्टर है, जो डीएम है, इसका पद भारत में किसने बनाया है, वारेन हेस्टिंग्स ने। और इस समय पर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद आया 1773 में। तो गवर्नर रहते हुए इन्होंने पद बनाया किसका, जिला कलेक्टर का। ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर और जिला कलेक्टर का पद, तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और जिला कलेक्टर का पद वारेन हेस्टिंग्स, ये क्लियर हुआ। इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। इसके 2-3 खास क्वेश्चन है। जो सबसे खास क्वेश्चन है वो ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना, ये सरकार ने की थी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। इसके बाद में ये एकमात्र ऐसा कानून है जिसके चक्कर में इंग्लैंड की सरकार गिरी थी। वास्तव में ये था कि जो पिट्स थे ये इस समय प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, और इससे पहले जो पीएम थे वो थे फॉक्स। अब क्या है, फॉक्स ने भी इस कानून को वहाँ की पार्लियामेंट से पास कराने की कोशिश की थी। तो हुआ क्या था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उससे ये कानून पास नहीं हो पाया, तो जब कानून पास नहीं हुआ तो फॉक्स की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार कि कौन सा ऐसा कानून है जिसके चक्कर में इंग्लैंड की सरकार गिरी थी, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद में ये कानून सबसे कम समय तक चलने वाला कानून है। हम जितने भी अधिनियम पढ़ेंगे उनमें सबसे कम समय तक चलने वाला कानून पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और ये चला है आपका कितने दिन, 9 साल, ठीक है, 9 साल तक चला। क्योंकि इसके बाद में दूसरा कानून आया 1793 में। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट सबसे कम समय तक चलने वाला कानून और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना और एकमात्र अधिनियम है जिसके चक्कर में इंग्लैंड की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, ये सरकार गिरी थी। और एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ से शुरुआत मानी जाती है ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। दोहरी सरकार कैसे हुई, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सरकार के पास था, एक नियंत्रक बोर्ड जो कंपनी का था। तो इस प्रकार से पैरेलल में 2 संस्थाएं खड़ी हुई थी, तो इसलिए इनको बोला गया है दोहरी सरकार, ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट। ये भी काम का है क्वेश्चन। तो केंद्रीयकरण की शुरुआत 1773 है, दोहरी सरकार 1784। अब 1793 में एक चार्टर आया और अब कंपनी के लिए फिक्स कर दिया गया कि कंपनी को 20-20 साल के ड्यूरेशन में चार्टर मिलेंगे, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। तो 1793 के चार्टर से तो ऐसा कोई हमारा क्वेश्चन है नहीं, पर जो 1813 का चार्टर है जो 20 साल बाद आया, इसमें हमारे काम के क्वेश्चन है। देखो, एक तो जो कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली थी कंपनी की। क्या मोनोपोली थी, जो ईस्ट की कंट्री थी, जो पूर्व के देश थे, जिनमें भारत, चाइना और ये छोटे मोटे जितने भी देश हैं एशिया के, ये सारे शामिल थे। तो इनके साथ क्या है, इनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को दे रखा था किसने, वहाँ की सरकार ने। और कोई अंग्रेज या बाकी कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, सिर्फ कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब दूसरे गुटों के द्वारा भी ये मांग उठाई गई कि हमें भी व्यापार करने दिया जाए यहाँ पर इंडिया और दूसरे देशों में। तो उनकी मांग को मान लिया गया कब? 1813 में। ठीक है, 1813 में। तो इसीलिए कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार, जो मोनोपोली है, वो समाप्त कर दी गई। पर इसमें दो चीज़ों को रखा गया। एक तो चाय का क्या है कि अब भी चाय का व्यापार करने का अधिकार सिर्फ किसके पास रहा? ये कंपनी के पास। दूसरा, चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अब भी किसके पास था? कंपनी के पास। तो बिल्कुल बहुत खास क्वेश्चन है कि कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार कब छीना गया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम सिर्फ किसको छोड़कर? चाय के व्यापार प्लस चीन के साथ व्यापार को। इसके बाद में एक और पॉइंट है, जो ईसाई मिशनरी थे, जो मिशनरी संस्थाएं थी, वो लगातार इंग्लैंड सरकार से मांग कर रही थी कि हमें भारत में धर्म का प्रचार करने दिया जाए। तो शुरुआत में सरकार ने इनको छूट नहीं दी थी, तो आखिर में इनको छूट देनी पड़ी कब? 1813 के कानून में। तो ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने का अधिकार, कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त। और एक और बड़ी खास चीज़ हुई इसमें, क्या? जो इंडियन एजुकेशन है, जो भारतीय शिक्षा है, उसके लिए पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बजट रखा। वो कितना? 1 लाख। तो भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट, ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने का अधिकार और कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त। सिर्फ किसको छोड़कर? चाय एवं चीन के साथ व्यापार को। ये 1813 के अधिनियम के खास क्वेश्चन है, जो लगातार पेपर में आते रहते हैं। और सबसे खास है एकाधिकार जो छीना गया, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अब फिर 20 साल बाद फिर से चार्टर अधिनियम आया 1833 का। अब 1833 के अधिनियम की जो खासियत है, एक तो ये कि जो बात बड़ी थी, 1813 में जो काम किया गया था, एकाधिकार का जो अधिकार छीना गया था कंपनी का, वह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। मतलब ये कि चाय और चीन के साथ भी उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये कि कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार कब छीना गया? तो उसका आंसर होगा 1813। दूसरा पूछा जाता है, कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त। जब पूरी तरीके से शब्द आता है तो आंसर हो जाएगा 1813। तो दोनों अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद में एक और ख़ास है इसमें, जो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जो केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर वो पूरी तरीके से केंद्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से कर दिया गया। मतलब क्या है कि पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बना दिया। उसमें बंगाल के लिए गवर्नर जनरल था 1773 में, जिसको वरीयता दी गई थी किस पर? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर। यहाँ पर यह कि पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये सेंट्रलाइजेशन का बिल्कुल पीक पॉइंट है इंडिया में। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया है 1829 में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दो क्वेश्चन तो ये हुए। इसके बाद में ये आपका क्लियर है, कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त। एक और ख़ास चीज़ हुई, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो परिषद थी, उसमें 1833 में एक चौथा सदस्य शामिल किया। ठीक है, इससे पहले 3 हुआ करते थे। और चौथे सदस्य के रूप में सबसे पहले किसको मौका मिला? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम से। तो ये 4 क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, ये 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद में कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त, और चौथे विधि सदस्य के रूप में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अब कुछ खास क्वेश्चन है यहाँ से जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, जो जुड़े हुए हैं लॉर्ड मैकाले से। तो देखो क्वेश्चन है, एक तो भारतीय कानून का जनक, फादर ऑफ इंडियन लॉ, ये लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी जो आईपीसी है, जो इंडियन पीनल कोड है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसी समय कानून बनाने का काम शुरू हुआ था, जो 1860 के आसपास जाकर कंप्लीट हुआ था। तो लॉर्ड मैकाले ने ये काम किया है। आईपीसी जो है हमारी इनके द्वारा बनाई गई है। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन लॉ या भारतीय कानून का जनक किसको बोला गया है? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये भी एक बार फिर से लॉर्ड मैकाले। क्यों? क्योंकि इस समय तक दो गुटों में विवाद था। एक गुट बोलता था कि भारत में जो शिक्षा दी जाएगी वो इनकी ही लैंग्वेज में दी जाएगी। एक दूसरा गुट बोलता था कि भारत में जो शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी में दी जाएगी। तो इस विवाद का समाधान किया किसने? मैकाले ने। और मैकाले ने क्या बोला? मैकाले ने बोला कि हम शिक्षा देंगे किसमें? अंग्रेजी में। तो यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। इसीलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मैकाले। तो दोनों क्वेश्चन बड़े खास हैं, कानून का जनक और अंग्रेजी शिक्षा का जनक। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी। वास्तव में ये थ्योरी इकोनॉमिक्स में चलती है, अर्थव्यवस्था में चलती है, पर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में इसको किसने शामिल किया? मैकाले ने। तो मैकाले का बोलना ये था कि हम सिर्फ शिक्षा देंगे किसको? उच्च वर्ग को, और उच्च वर्ग से ये रिस्कर अपने आप नीचे आएगी है, ठीक है, इस प्रकार से अपने आप नीचे के तबके में आएगी। तो इसीलिए इसको टपकन थ्योरी बोला गया है, टपकन सिद्धांत बोला गया है, जिसमें इकोनॉमिक्स में भी ये माना जाता है कि हम ऊपर के वर्ग का जब विकास कर देंगे तो नीचे के वर्ग का अपने आप हो जाएगा। नेहरू भी इस चीज़ को लेकर चले थे शुरुआत में। इसीलिए हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद में सबसे पहले हैवी इंडस्ट्री को डेवलप किया गया। तो ये टपकन सिद्धांत है जो एजुकेशन में लागू किया है हमारे यहाँ पर किसने? मैकाले ने। जिसका मतलब ये है कि ऊपर के तबके को शिक्षा दी जाएगी, नीचे के तबके को फ़ायदा अपने आप मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती की शुरुआत। तो चाय की खेती की शुरुआत भारत में अंग्रेज़ों ने की है और ये 1835 में हुई है। वैसे चाय की खेती की शुरुआत चीन में हुई है, पर चीन से भारत लाए थे इसको कौन? अंग्रेज। तो भारत में चाय की खेती की शुरुआत 1835। 3 है, कानून का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक, टपकन सिद्धांत, लॉर्ड मैकाले। अब इसी समय एक विधि आयोग बनाया गया, लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन की स्थापना 1835, ये पहला लॉ कमीशन है और जिसके अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इस लॉ कमीशन के भी अध्यक्ष थे। तो ये मैकाले से संबंधित कुछ खास क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिए। अब 1853 का चार्टर अधिनियम। तो देखो 1853 के चार्टर अधिनियम में एक तो ये चीज़ बोल दी गई कंपनी से कि कभी भी आपका शासन समाप्त किया जा सकता है। एक तो ये इनको वार्निंग दी गई, क्योंकि अभी तक 20-20 साल के चार्टर चल रहे थे। तो कंपनी से बोल दिया गया कि आपका शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और 2-3 इसमें हमारे मतलब के काम है। तो एक तो देखो ICS की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत ये 1853 में हुई है। क्योंकि इससे पहले जो ICS के अधिकारी थे, जो सिविल सेवा के अधिकारी थे, वो नामजद हुआ करते थे। कॉर्नवालिस ने शुरुआत की है नागरिक सेवा की, सिविल सेवा की भारत में, और उस समय नामजद हुआ करते थे। तो 1853 में इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ICS की एग्ज़ाम को पास करने वाला पहला भारतीय है ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, 1863। और ICS की एग्ज़ाम का सबसे पहले भारत में आयोजन 1922। ये 3 क्वेश्चन है। तो ICS की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853। इसके बाद में अब यहाँ से एक और शुरुआत की गई, हमारे भारत में ही कानून बनाने के लिए किसकी स्थापना की गई? विधान परिषद, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाने के लिए स्थापित की गई थी 1853 में। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ये भी शुरू कब हुआ? 1853 में। तो 3 क्वेश्चन है, पर 3 क्वेश्चन में जो सबसे खास क्वेश्चन है वो ICS वाला है। बाकी और ज़्यादा क्लियर करना है तो विधान परिषद कानून बनाने के लिए और स्थानीय सरकार, ये भी 1853। अगला भारत सरकार अधिनियम 1858।
अब जो मैंने अभी आपको बोला कि 1853 वाले में सरकार ने कंपनी को चेतावनी दे दी कि कभी भी आपका शासन समाप्त किया जा सकता है, और वो टाइम अब आ गया, क्योंकि 1858 से पहले एक बड़ी खास साल है 1857, जिसमें क्रांति हुई है। और 1857 की क्रांति में क्या है, जो ब्रिटिश साम्राज्य वो पूरी तरीके से हिल गया भारत में। अब जब अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य पर खतरा लगा तो उन्होंने क्या किया, कुछ परिवर्तन जरूरी समझे, और वो परिवर्तन किए गए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो कौन कौन से परिवर्तन हुए, देखो, एक तो सबसे पहला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपनी का शासन समाप्त। तो इसमें 3-4 चीज़ हुई हैं। देखो, कंपनी का शासन समाप्त। एक और यहीं पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा, मुगल सम्राट का पद समाप्त। 2 चीज़ हुई। पहले समाप्त वाले देख लो, कंपनी का शासन समाप्त, मुगल सम्राट का पद समाप्त, एक और गवर्नर जनरल का पद समाप्त। तो ये 3 चीज़ बड़ी खास हैं जो समाप्त हुई हैं, कंपनी का शासन, मुगल सम्राट का पद, और भारत का गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त किया गया। अब इनकी जगह आया क्या, तो जो नई चीज़ हैं वो भी इनके साथ आप देख लो, तो इसको अच्छे से आप याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं। तो कंपनी का जब शासन समाप्त हुआ तो शुरू किसका हुआ, ब्रिटिश क्राउन का या राजा का। ठीक है, तो कंपनी का समाप्त, और ब्रिटिश राजा ने क्या किया, सीधा भारत को अपने हाथ में ले लिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आया भारत सीधा। 1858 कंपनी का समाप्त हुआ, मुगल सम्राट की जगह कोई नहीं आया, और अंतिम मुगल सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट हैं, जिनकी कब्र रंगून, क्योंकि वहीं पर इनकी मौत हुई थी, निर्वासित जीवन बिताया था। और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने बोला है 2 गज ज़मीन ना मिल सकी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से गुजारिश की थी कि मुझे मरने के बाद भारत में दफनाया जाए, पर अंग्रेज़ी सरकार ने इस बात को मानने से मना कर दिया। तो फिर इन्होंने ये शायराना अंदाज में लिखा था कि 2 गज ज़मीन ना मिल सकी। तो रंगून में इनकी कब्र है, और रंगून म्यांमार की राजधानी था पहले। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट। अब गवर्नर जनरल की जगह कौन आया, वायसराय। इनकी जगह वायसराय आया, और वायसराय का वास्तव में मतलब होता है प्रतिनिधि। और किसका प्रतिनिधि, इस राजा का प्रतिनिधि, ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि ये वायसराय था भारत में। वास्तव में ये कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत में शासन चलाता था कौन, वायसराय। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये कंपनी का समाप्त, ब्रिटिश क्राउन का शुरू, मुगल सम्राट का पद समाप्त, भारत का गवर्नर जनरल समाप्त, और वायसराय आ गया। अब क्या है, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1858 के कानून में क्या किया, उस कैनिंग को ही गवर्नर जनरल के पद से किस पर रख दिया, वायसराय के पद पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह हो जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर हुआ आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पूरा हुआ। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, ये कौन है, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में अब यहाँ पर एक चीज़ और है, भारत का राज्य सचिव बनाया गया, अब स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और उसके लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें कितने मेंबर रखे गए, 15। तो ये भी है क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद कब बनाया गया। तो भारत के राज्य सचिव का पद 1858 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। और अब जो पीछे से 2 चीज़ें चली आ रही थी, जो मैंने अभी आपको बताया, दोहरी सरकार की शुरुआत, तो उस दोहरी ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत 1784 में हुई थी, जिसमें 2 चीज़ें पैरेलल थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक निदेशक मंडल। उन दोनों को यहाँ पर क्या किया, समाप्त कर दिया। और अब क्या आ गया, ये राज्य सचिव आ गया इंग्लैंड में, जो भारत का शासन देखता था इंग्लैंड से, और भारत में कौन रहता था, वायसराय। तो ये 2 पद अब बड़े महत्वपूर्ण हैं 1858 से, एक तो सेक्रेटरी और एक वायसराय। और सेक्रेटरी की जो काउंसिल हुआ करती थी उसमें कितने मेंबर रखे गए, 15। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, इसीलिए दोहरी सरकार की समाप्ति होती है यहाँ पर।
तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 3-4 मुगल सम्राट का पद समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त, गवर्नर जनरल का पद समाप्त। शुरू क्या है, सीधा भारत का राज्य ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, वायसराय का पद बना दिया गया, जो पहला कौन है, लॉर्ड कैनिंग, और भारत के लिए राज्य सचिव बना दिया गया। अगला, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसमें क्या है, इसमें जो वायसराय का पद बना था 1858 में, उसको एक बड़ी खास पावर दे दी, किसकी, अध्यादेश की, ऑर्डिनेंस, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति के पास में है, और अनुच्छेद 123 के हिसाब से ये शुरू हुआ था 1861 में। वायसराय को अधिकार दिया गया था। इसमें यह था कि विशेष परिस्थितियों में वायसराय खुद कानून बना सकता है ऑर्डिनेंस जारी करके। ठीक है, तो इसीलिए अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है पहले वायसराय के पास आई, और वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी गई है अनुच्छेद 123 में। ठीक है, दूसरा जो 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी, 1773 में केंद्रीयकरण की शुरुआत, 1784 में दोहरी सरकार, 1833 में पूरी तरीके से केंद्रीयकरण सेंट्रलाइजेशन, और 1853 में स्थानीय सरकार, 1858 में दोहरी सरकार की समाप्ति। और अब क्या है, वो केंद्रीयकरण भी अब उल्टी दिशा में चलने लगा। अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये ऐसे करके यूपीएससी और एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, ये सारा मैंने आपको स्टेप वाइज क्लियर करवाया है। लास्ट में इसका मैंने अलग से एक पेज रखा है। दूसरा एक खास है इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, इसमें होता ये कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्री बना दिया जाता है, या उस समय शुरू में अधिकारी रखा गया। तो जो वर्तमान में हमारे चलते हैं गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तो ये विभागीय प्रणाली है, और इसकी शुरुआत 1861 के अधिनियम से हुई है। बड़ा खास क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और विभागीय प्रणाली की शुरुआत, दोनों 1861 में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं आपको। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जो फैक्ट हैं कुछ यहाँ से मिलते जुलते, तो उनमें देखो सबसे पहला है भारत में बजट की शुरुआत। भारतीय बजट की शुरुआत 1861, और करने वाले कौन है, जेम्स विल्सन। तो क्वेश्चन ये भी है कि भारतीय बजट का पिता या जनक जेम्स विल्सन को बोलते हैं। इसके बाद में भारत में इनकम टैक्स सबसे पहले कब लगाया गया, 1860 है, सॉरी ये 1861 लिखा गया है, पर 1860 में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई है भारत में। ठीक है, तो 1860 में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई, और 1861 में बजट की शुरुआत हुई। इसके बाद में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 का है। जो पहले 1774 में बना था, उसका सिर्फ नाम सुप्रीम कोर्ट था, पर प्रेसिडेंसी के लिए हाई कोर्ट सबसे पहले 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा 1862 में बनी थी ये तीनों। ठीक है, 1862 में 3 हाई कोर्ट बनी है, और तीनों में जो सबसे पुरानी है वो कौन सी है, कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुरानी है, और कोलकाता यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है। यदि मॉडर्न यूनिवर्सिटी की बात करें, पुरानी की यदि बात करें, तो नालंदा है इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, पर आधुनिक विश्वविद्यालय की यदि बात करें तो कोलकाता सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, दोनों का आंसर कोलकाता है। और 1862 में 3 हाई कोर्ट खोली गई हैं, कोलकाता, बम्बई और मद्रास, वो तीनों प्रेसिडेंसी। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, तीनों में जो यूनिवर्सिटी खोली हैं वो कब खोली गई हैं, 1857 में। ये डलहौजी ने रखा था इनको 1854 के वुड डिस्पैच एक्ट में, पर 1857 में जाकर खुली थी ये। तो तीनों यूनिवर्सिटी 1857 की, और तीनों हाई कोर्ट 1862 के, और दोनों में जो सबसे पहली है वो किसकी है, कोलकाता की। तो ये आपको याद रखना है, बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1892। अब इसमें भी 2 खास क्वेश्चन है जो खास है, वो एक तो ये कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत 1892 से है, डायरेक्ट की 1921 से है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत 1892, मतलब ये कि
एक खास तबके को वोट देने का अधिकार दिया गया, तो बड़ी कंडीशन थी वोट डालने के लिए, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट चुनाव बोला गया है, ना कि डायरेक्ट। दूसरा इसमें खास है बजट पर बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार। मतलब ये कि जो परिषद के सदस्य थे उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो बड़ा खास है, कई बार पेपर में आ रखा है कि बजट पर बहस करने का अधिकार प्लस क्वेश्चन पूछने का अधिकार, ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत, तो दोनों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में आ रखे हैं ये 1892 का कंप्लीट। अगला हम यहीं तक इसमें पढ़ेंगे वीडियो में, इससे आगे का 1909 का हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। पर जो मैंने खास चीज़ें आपको 2-3 बताई थी, ये देखो यूपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी आप ध्यान से एक बार देख लो। देखो, एक तो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत, केंद्रीयकरण की, मतलब पावर एक जगह इकट्ठी करने की शुरुआत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब ये कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसको अधिकार दिया गया किस पर, मद्रास और बम्बई पर। दूसरा ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत, दोहरी सरकार की शुरुआत हुई है कब से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक तरफ निदेशक मंडल, ठीक है। अब जो केंद्रीयकरण शुरू हुआ था उसको पूरी तरह केंद्रीयकरण कर दिया गया कब, 1833 के अधिनियम में, जो चार्टर है उसमें। क्या इसमें यह किया गया कि पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बना दिया, तो पूरी पावर का सेंट्रलाइजेशन एक जगह कर दिया। तो ये केंद्रीयकरण का पीक पॉइंट है यहाँ पर। इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट, नीचे के तबके को पावर दी गई। तो स्थानीय सरकार की शुरुआत भारत में कब हुई है, 1853 में, जिसमें वो ICS की एग्ज़ाम का आयोजन शुरू हुआ था। लोकल गवर्नमेंट अब उल्टा चला दोबारा से, क्या, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई है 1861 में। तो ये 5 चीज़ें, केंद्रीयकरण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दोहरी सरकार 1784, पूरी तरह केंद्रीयकरण 1833, और स्थानीय सरकार 1853, और विकेंद्रीकरण 1861। ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे आगे के जो अधिनियम है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।